टोल जो भी हो वह प्रदेश की सीमा पर हो। प्रदेश के अंदर आवाजाही पे किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बार दरकिनार करना भारत से जरूरी है। 2024 एक ऐसा साल होने वाला है जिसका राजनेता के साथ साथ आम जनता को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं वो बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं। चाहे लोकसभा चुनावों की बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए और चाहे करनाल की सीट की बात की जाए जो अपने आप में हॉट सीट है। और ऐसे में कई दावेदार जो है इस सीट के हैं, करनाल लोकसभा सीट की है। वहां से हम बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी पार्टी से मराठा वीरेंद्र वर्मा, और उनसे हम जानेंगे जो इस वक्त करनाल लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर नमस्कार, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले अपनी पार्टी को लेकर? नमस्कार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी हैं, हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी उन्होंने हमें सौंपी है और ये लगभग 1 साल हो गया। और समझिए इसके लिए एक माहौल हम तैयार करने में लगे हुए हैं। करनाल लोकसभा हमारे कोई मन में नहीं थी, करनाल लोकसभा से हम यहाँ उम्मीदवार बने। हमने तो असंध से चुनाव लड़ा पहले, और असंध से ही हम तैयारी में थे। लेकिन माननीय शरद पवार जी 22 मार्च को करनाल की एक जनसभा में नई अनाज मंडी में जो हुई थी, उसमें एक घोषणा कर गए और समझो एक आदेश उन्होंने दे दिया हमें कि एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी तरफ से मेरा नाम लेके बोल गए ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और मेरे को ये कह गए आप इसकी तैयारी करें। और उन्होंने ओपनिंग सेंटेंस में ये बात भी कही कि बतौर स्टेट प्रेसिडेंट के मराठा वीरेंद्र वर्मा से मुझे पहले बात कर लेनी चाहिए थी, जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इन्होंने लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ना है, उसकी तैयारी शुरू करें तुरंत, और लोगों से आह्वान करके इनका साथ दीजिए। और इस गठबंधन में जो और दल आएंगे उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूँ। तो 22 मार्च की ये घटना है, उसके बाद से हम अब लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, तो और जैसे विपक्षी गठबंधन बना है, जो इंडिया नाम का गठबंधन एक अलायंस अब बना है, उसकी तरफ से हमारी उम्मीदवारी होगी जैसे माननीय शरद पवार जी ने हमें आदेश दिया। क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन भी सारा ताना बाना इसका बुनने वाले भी माननीय शरद पवार जी ही हैं, और आगे भी सारा काम इस शरद पवार जी ने ही इसमें करना है। इसलिए इसमें हम कोई चूक नहीं समझते कि भाई कोई दावेदारी या उम्मीदवारी कोई और लेके चला जाएगा, क्योंकि हमने काफी तैयारी कर भी ली है अब तक। और हमें उम्मीद है कि जितने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2019 के चुनाव में ये सीट निकाली थी, उससे भी ज्यादा जीत के अंतर से हम इस बार इस सीट को निकाल के माननीय शरद पवार जी के झोली में डालेंगे। कई पार्टियों में आप रहे सर, और उसके बाद वो पार्टियां अब एक है। कैसे देखते हैं, सहयोग मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा है, ये स्वाभाविक है कि कोई भी नया आदमी जब राजनीति में उठता है और जिसके बारे में दूसरे राजनेता ऐसा समझते हैं कि हमारा एक प्रतिद्वंदी पैदा हो रहा है, तो उसको वो शुरू से ही दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। तो अब तो सारे इकट्ठे आएंगे, तो लोकसभा में तो किसी की मेरे ख्याल खींचतान भी आपस में नहीं है। ये तो होती है जाके विधानसभा में, वो तो बाद की बात है। हमने पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार दरकिनार करना भारत से जरूरी है। क्यों क्योंकि जरूरी है? क्योंकि जो एक माहौल सारे भारत में वह पैदा कर रहे हैं, वह देश के लिए बड़ा भारी घातक है। केवल इस बात से नहीं कि वो आपस में बांट रहे हैं, इस बात से भी कि
हर नागरिक अपने आप को एक भय में महसूस करने लगा है। और जिस देश का नागरिक भय में महसूस करने लग जाए, वह ना तो अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा देश के लिए अपनी ताकत लगा सकता है, और ना देश को वह तरक्की करा सकता है। और ऐसी कोई नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नहीं दिखाई जिससे कि भारत एक ताकत के रूप में, विश्व की ताकत के रूप में उभरे। जबकि दूसरी तरफ माननीय शरद पवार जी, जैसे मैं कहूंगा, वो भी अब इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनको महाराष्ट्र में एक बार मौका मिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का, तो वहां इन्होंने करके दिखाया। और इनका एक विचार है कि भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में तभी उभरेगा जब यहाँ कृषि को आधार मान के इसका विकास विस्तार होगा, और उस पर आधारित यहाँ उद्योग लगेंगे, और उनके उत्पादों का यहाँ से निर्यात होगा। और ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया है। जो महाराष्ट्र सूखे से पीड़ित रहा करता था पहले, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वह महाराष्ट्र आज फल और सब्जियों के एक हब बन गया। इसमें अंगूर के लीजिए, केला, अनार, चीकू और आम, मौसमी, संतरा, इनका बड़ा भारी एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से है। और हिंदुस्तान में भी सभी मंडियों में वहीं से सप्लाई हो रहा है सारा ये। तो जो माननीय शरद पवार जी का विचार है कि कृषि को आधार मान के जब सरकार कोई चलेगी और इसका विकास और विस्तार करेगी, तब यह देश आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व की उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों में को में हौसले को गिरा रही है। माननीय शरद पवार जी 2004 में कृषि मंत्री बने, खाद्यान्न की कमी थी और इनके ऊपर प्रेशर था कि खाद्यान्नों का आयात किया जाए, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने किसानों को हौसले में लेके आए और 2006 में ऐसा माहौल बना दिया कि गेहूं और चावल का यहाँ से निर्यात होने लग गया, और गेहूं और चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश भारत बन गया, और जो 2022 तक रहा। अब फिर किसानों का हौसला इस सरकार ने गिराया है। इसका परिणाम यह हुआ कि गेहूं और चावल दोनों का निर्यात अब बंद कर दिया गया है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसी इनकी घातक नीतियां हैं, और कैसे जो इंडिया नाम का गठबंधन उभर के आ रहा है, कैसे वो देश को आगे लेके जाएगा। चलिए, रही बात देश की, और अगर करनाल लोकसभा सीट की बात हम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या आप काम करवाने वाले हैं यहाँ पर, और क्या दिक्कतें जो है लोकसभा करनाल में लोगों को हैं? एक तो हम पहले जब एकता शक्ति पार्टी हमने बनाई थी, और उसमें हमने सारे उत्तरी हरियाणा की बात उठाई थी। उसमें करनाल भी है, करनाल मुख्य रूप से है। यहाँ हम स्थानीय नेतृत्व को उभार नहीं पाए, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ विकास जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, और जो यहाँ के निवासियों की क्षमताओं का विकास होना चाहिए था वह विकास भी नहीं हो पाया। सब कुछ होने के बावजूद भी ये हरियाणा के और हिस्सों से कुछ पिछड़ा हुआ रह गया। जैसे फुटवियर है, लिबर्टी के नाम से चल रहा है ज़्यादा, तो अब लिबर्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन लिबर्टी के अलावा करनाल का सारा सदर बाजार पहले जूते चप्पल वगैरह ही बनाया करता था। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर यहाँ ठीक से विकसित किया होता, तो ये जूते का, फुटवियर का एक हब बन सकता था। दूसरा, और भी जैसे एक मेडिसिन का है, वह भी करनाल एक हब बन सकता था। तीसरा, अ, जैसे और भी बहुत से। चलिए, हम बात करते हैं कि कई ऐसी दिक्कतें हैं जो लोग लगातार आवाज उठाते हैं, जैसे टोल है। अगर करनाल और पानीपत क्षेत्र की बात करें तो टोल दो बीच में लगते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं टोल है, और इसको कैसे देखते हैं? हमारे एजेंडा में ये भी है। टोल एक ही नहीं, इस लोकसभा में 5 टोल हैं, सबसे ज्यादा टोल हैं।
इधर सनौली रोड पे भी है, उधर रोहतक रोड पे भी है, और तीन तो ये सीध में ही है, सोनीपत है या पानीपत है, और ये जो बस्ताड़ा में है। और बड़े महंगे टोल हैं और चुभते हैं। इतना खर्चा ही डीजल पे होता है, उतना ही टोल पे हो जाता है। तो टोल वगैरह का एक नाका ये भी है, असंध रोड पे भी है। अब कायदे से तो इसको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे बॉर्डर पे होना चाहिए था, ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो गया। असंध वालों को तो इससे बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही ये इधर वाले भी टोल ऐसे ही है कि होने ये सारे, हम तो कहते हैं हमारी तो नीति, मेरा जो मानना है, टोल जो भी हो वह प्रदेश की सीमा पे हो। प्रदेश के अंदर आवाजाही पे किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और टोल एक समझो एक बाधा उत्पन्न करते हैं, एक समझो दिमाग में एक खिंचाव भी पैदा करते हैं। खर्च तो होता ही होता है। तो जो विकास की बात आपने की थी, जैसा एक इंस्टीट्यूट कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के रूप में है, इससे तो कहीं बहुत बढ़िया होना चाहिए था। फैकल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम तो दे दिया, उसका विकास तो कहीं भी नहीं हो रहा। हमारा जो कार्यक्रम है, यदि मौका लगा तो अगर हमने इसको फलों की और सब्जियों की एक हब के रूप में विकसित करना है इस क्षेत्र को, तो हम तो हर जिले में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर जिले में बनाएंगे। किसानों को और साधने की कोशिश की जाएगी। हाँ, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। और जैसे बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के समय में, जिसकी वजह से क्राइम भी बहुत बढ़ गया, तो इस बेरोजगारी को भी काबू इसी तरीके से किया जा सकता है यदि रोजगार के अवसर कृषि के और उद्योग के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पैदा किए जाएं, जैसा महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी ने करके दिखाया है। वहां बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोजगार के अवसर इतने पैदा कर दिए कि सरकार ने वहां रोजगार की गारंटी कानून भी बना दिया है, जिसको जो रोजगार सरकार नहीं दिलवा पाएगी उसको फिर रोजगार बेरोजगारी भत्ता देगी। लेकिन ऐसी नौबत आती ही नहीं, क्योंकि रोजगार वहां फिर भी खाली पड़े रहते हैं और दूसरे प्रदेशों से आके लोग वहां नौकरियों पे लगते हैं। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं लगातार, क्या रुख है लोगों का पार्टी की तरफ? पार्टी की तरफ ठीक बनता जा रहा है, ठीक बनता जा रहा है, लेकिन अभी इंडिया नाम का गठबंधन भी आ गया। पहले जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि एनसीपी का हरियाणा में कुछ भी नहीं है, तो आज लोगों के मुंह से ये बात आने लग गई कि यदि ये गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जो स्टेट प्रेसिडेंट है मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर आते हैं, तो बड़े भारी अंतर से ये लोकसभा की सीट निकाल लेंगे। लेकिन अगर हरियाणा में बात करें तो और भी पार्टी है, जेजेपी, इनेलो, लगातार वो भी यात्रा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जनता से जुड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो होंगी। अभी तो हमारा तो लोकसभा पे केंद्रित है। दूसरा एक हमारा ध्यान केंद्रित है कि यहाँ संगठन हम बना लें। जैसे पानीपत और करनाल तो एक ही लोकसभा हो गई, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, आपके यमुनानगर में, अंबाला में, सोनीपत में, यहाँ हम संगठन बना लें। तो संगठन बनाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा के हर 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। और यदि हमने संगठन का निर्माण नहीं किया तो उसमें फिर हमें दिक्कत आएगी। तो हालात क्या बनेंगे, कैसा गठबंधन रहेगा, कौन कौन पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, कौन कौन आदमी आगे आएंगे, तो उस टाइम की जो परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार तय होंगे। तो हम तो चाहेंगे पार्टी अच्छे से अच्छा परिणाम दे आगे, और जैसा शरद पवार जी हमें आदेश देंगे वैसा वैसा हम कार्य करते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने हमें आदेश दिया कि एक तो लोकसभा करनाल की, जिसके बारे में वो घोषणा ही कर गए, और बाकी 20-22 विधानसभाएं अपने इलाके की जो अच्छी आप मजबूती से तैयार कर सको, उन पे काम करो। तो चलिए, एक लास्ट आपसे सवाल है, इस गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है, किसको देखते हैं? अब मैं वैसे तो भविष्य के गर्भ में है ये बात, लेकिन इतनी बात मैं आपको कहता हूँ, मेरी बात आप याद रखेंगे। 2024 में माननीय शरद पवार जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा समझिए कि सबकी सहमति तकरीबन तकरीबन बनी हुई है।
तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो इंडिया नाम का ये गठबंधन बना है उसमें पीएम का चेहरा कौन होगा, और साथ साथ करनाल लोकसभा सीट से अगर जो है आप लोग कुछ भी चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ जो है फिलहाल लोगों को दिक्कतें हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।